हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्लास 6 की पॉलिटी के 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बात करता है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या रोल होता है उसका हमारी सोसाइटी में, कंट्री में। ठीक है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, इस चैप्टर में हम इन्हीं बारे में बात करेंगे। पहली बात तो कि गवर्नमेंट अगर नहीं होती किसी भी कंट्री में तो क्या होता। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, कोई पूरी कंट्री को चलाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, कंट्री के एक पार्ट को भी कोई चलाने वाला नहीं होता तो क्या करते लोग, सब अपनी मनमानी करते। ठीक है, जिसके मन में जो आता सब क्राइम करते। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई भी बंदिकत नहीं होती तो सोसाइटी जो है एक आइडियल सोसाइटी कभी भी नहीं बन पाती। इसलिए हमें ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की, ताकि वो कुछ डिसीजंस ले। ठीक है, ताकि वो कुछ चीज़ें करे जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है, वो डिसीजंस लेती है किस बारे में, रोड बनवाना है, स्कूल बनवाने हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ के प्राइजेस को कम करना है, अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर क्या सब अपनी मनमर्जी से सब अपने जो बोल सकते हैं कि जो सेलर्स होते हैं वो तो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम बढ़ा देते। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए। फिर आम जनता का, जो गरीब लोग होते हैं, उनका क्या होता। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का काम होता है डिसीजंस लेना लोगों के हित में, रोड्स बनवाने का काम या स्कूल बनवाने का काम, उनको मेंटेन करने का काम। ठीक है, प्राइजेस को कम करना, बढ़ाना, सब गवर्नमेंट का काम है। उनको गवर्नमेंट का काम है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है उसको बढ़ाना। फिर गवर्नमेंट जो है सिर्फ इन चीज़ों पे डिसीजंस नहीं लेती, गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है सोशल इश्यूज़ पे भी। ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च करना ताकि जो गरीब लोग हैं देश के, उनकी मदद हो सके। कुछ एक्चुअल में जो लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनका हेल्प कौन करेगा, अगर गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी, कुछ प्रोग्राम्स लाएगी, पॉलिसीज़ लाएगी। इस तरीके का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों में तो काम करती है कि वो स्कूल मेंटेन करना, बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, उन सबको चलाने का काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन साथ में गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो हमारी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशंस है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखे। ठीक है, फालतू का लड़ाई झगड़ा ना हो, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उसके सिटीजन जो हैं, नागरिक, उसके देश के जो नागरिक हैं, उनके पास में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, खाने के लिए अच्छा खासा फूड हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, ठीक है, सुनामी है या अर्थक्वेक है, व्हाटएवर, तो उन सबको कंट्रोल करना इन द सेंस कि जो भी लोग उस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं उनको एड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, अब कोई पर्सन जो है वो क्राइम करता है तो, और फिर किसी के बीच में डिस्प्यूट होता है, दो लोगों के बीच में, किसी भी चीज़ के बीच में, किन्हीं भी लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, इसको रिजॉल्व करता है कोर्ट। तो कोर्ट भी क्राइम को सॉल्व करता है, क्राइम जिसने किया है उसको सज़ा देने का काम करता है कोर्ट। और कोर्ट भी जो है वो क्या है, पार्ट है गवर्नमेंट का। तो देखा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी सोसाइटी को चलाने में, उसमें पीस मेंटेन करने में, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। देखो, साथ में गवर्नमेंट कोई अकेला बंदा नहीं चला सकता है। ठीक है, सरकार जो होती है उसको चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत, अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हर काम जो है वो कोई एक पर्सन तो नहीं संभाल सकता है। ठीक है, हर काम मतलब कोई स्कूल का काम, कोई रोड का काम, कोई हॉस्पिटल्स का काम, पुलिस स्टेशन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पॉलिसीज़ बनाने का काम, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने का, तो ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से गवर्नमेंट काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, और
ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें वर्क डिवाइडेड होता है, इसका ये काम, इसका ये काम, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। गवर्नमेंट क्या काम करती है वो तो हमने देख लिया है, ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, वो सब चीज़ों का काम गवर्नमेंट का काम है। अब यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट ये सब काम करती है हमारे बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? हमारे लोगों के बिहाफ पे। लोगों के बिहाफ पे वो लीडरशिप को एक्सरसाइज करती है, डिसीजंस लेना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना। और जितने भी लोग हैं उनकी टेरिटरी, एक कंट्री है, टेरिटरी मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट काम करती है, चाहे वो डिसीजंस लेना हो या उन्हें इम्प्लीमेंट करना हो या उन्हें इन्फोर्स करवाना हो, कुछ भी वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट के लेवल से 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, कि इन तीनों लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। क्या कौन कौन से लेवल है? देखो, गवर्नमेंट काम करती है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल का मतलब है कि पूरी कंट्री को संभालने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है, पूरी कंट्री की देखरेख कर रही है, हर स्टेट की, हर एक चीज़ की, पूरी कंट्री की, तो उसे बोलते हैं कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है। वो नेशनल लेवल पे काम करिए गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट काम करे स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल के मतलब कि एक स्टेट है कोई पर्टिकुलर, और उस स्टेट को देखने का काम कोई गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ उस स्टेट की जिम्मेदारी, बाकी किसी स्टेट की नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की जिम्मेदारी उसने ले रखी है, तो वो क्या काम कर रही है? स्टेट लेवल पे काम कर रही है। फिर लोकल लेवल पे मान लो कि उस स्टेट का भी एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उस छोटे से पार्ट को देखने का काम कोई गवर्नमेंट करे, तो उसमें बोलेंगे गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री का ध्यान रखती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का ध्यान रखती है, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया का, स्टेट के किसी स्पेसिफिक एरिया का, लोकल एरिया का ध्यान रखती है, ठीक है। समझ में आया? ध्यान रखना मतलब कि वहाँ पे देखना चीज़ें सही से हो रही कि नहीं, उस पूरी कंट्री के लिए, उस स्टेट के लिए, उस एरिया के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, लोगों के लिए इंश्योर करना कि हर किसी को बेसिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो पाए। तो ये काम होते हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट और एक लोकल लेवल पे। समझ में आया? यहाँ पे पूरा वो सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्टेट लेवल पे मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट मान लो, एक हरियाणा मान लो, कोई असम मान लो, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह। तो कोई भी एक स्टेट ले लो, और अगर उस स्टेट से रिलेटेड काम कर रही है सिर्फ गवर्नमेंट, तो वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हमारा आया है यहाँ पे कि लॉ बनाने का काम। गवर्नमेंट का काम है लॉ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, ताकि लोगों का जीवन जो है वो आसान कर पाए, आसान हो पाए। देखो, गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, और हर किसी, एवरीवन जो भी कंट्री में रह रहा है, जो भी एक टेरिटरी में रह रहा है कंट्री की, उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉज बनाती है और उन्हें इन्फोर्स भी करती है। जैसे कि अगर होगा कि गवर्नमेंट ने लॉज तो बना दिए, पॉलिसीज़ तो बना दी, लेकिन अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उनका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब, फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसी तरीके से ज़रूरी है कि लॉ बनाया जाए, लेकिन साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उसको इन्फोर्स भी किया जाए। इस वजह से देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्ज़ाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि जो भी ड्राइव कर रहा है व्हीकल, मोटर व्हीकल जो भी है, तो उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अब कोई भी पर्सन अगर जिसके पास में लाइसेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया जाता है, तो फिर उसके लिए इन्फोर्समेंट, ये एक लॉ है कि लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन मान लो किसी के पास में लाइसेंस नहीं है और वो पकड़ा जाता है, तो क्या होगा? उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो उसके ऊपर फाइन लगाएगी या उसे जेल भेजा जाएगा उस पर्सन को, ठीक है। तो इस 2 तरीक़ों से गवर्नमेंट क्या करवाएगी? लॉ को इन्फोर्स करेगी, ठीक है। अब अगली बार वो पर्सन जो है याद रखेगा कि मुझे क्या है, लाइसेंस मेरे पास में होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉ को जो है वो क्या किया जाता है? इन्फोर्स किया जाता है। लॉ तो हमने बना दिए हैं,
लेकिन लॉ को इस तरीके से जो है वो इन्फोर्स किया जाता है। उसको इन्फोर्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये काम गवर्नमेंट का है, लॉ बनाना और उन्हें इन्फोर्स करना। इस पूरे चीज़ में यही दिया गया है। अब यहाँ पे आता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, पहले ज़माने में तो क्या हुआ करते थे, राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, वो पूरे सोसाइटी को, कंट्री को, उनके किंगडम एम्पायर को रन करते थे। आज के टाइम पे हमारे पास में गवर्नमेंट है, पर एक चीज़ कॉमन है कि उस समय पे भी कोई पर्सन था जो पूरे टेरिटरी को चला रहा था, रन कर रहा था। ठीक है, और आज के टाइम पे भी कोई पर्सन है जो पूरी टेरिटरी को रन कर रहा है, लेकिन भले ही उनके कुछ नॉर्म्स बदल गए हैं, कुछ वैल्यूज़ बदल गई हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। कोई एक पर्सन नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट का नाम ले लेते हैं, वहाँ पे हम किंग का नाम ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो टर्म है वो बदल जाती है, लेकिन काम वही है। ठीक है, सोसाइटी को चलाने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, बिना उसके सोसाइटी कैसे ग्रहण करेगी, कैसे जो है अच्छे से एडजस्ट करेगी। अब देखो गवर्नमेंट के पास में पावर कैसे आती है। हमने बोल दिया गवर्नमेंट होती है, हर कंट्री की गवर्नमेंट होनी चाहिए, हर कंट्री के पास में गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को पावर दी किसने बोला इस पर्सन को कि वो डिसीजंस लेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशंस, मतलब कि ये पावर जो गवर्नमेंट को दी है वो किसने दी है, हमने दी है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि थ्रू इलेक्शन से जब हम वोट देते हैं पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर एक पार्टी को, तो वो उसको हम इलेक्ट करते हैं और उस पर्सन को हम चूज़ करते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया कि हमारे डिसीजन लेने का अधिकार हमने किसी पर्सन को चूज़ किया और उसको दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है कि जब कंट्री के जो मेजॉरिटी में लोग जिस पर्सन को चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है और वो फंक्शन करता है, वो हमारे लिए डिसीजंस लेता है, वो हमारे लिए लॉज बनाता है, उन्हें इन्फोर्स करवाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पहले ज़माने में मोनार्की हुआ करती थी, अभी भी कुछ कंट्री में मोनार्की एग्जिस्ट करती है। तो मोनार्की में क्या होता है कि कोई एक राजा या रानी जो है उसके पास में पावर होती है गवर्नमेंट रन करने का, डिसीजंस लेने का, उनको इन्फोर्स करने का। देखो मोनार्की जो है वो एक स्मॉल ग्रुप है लोगों का जो डिस्कस करता है मैटर जो होता है, और फाइनल डिसीजन जो है वो मोनार्की के अंडर रहता है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अगर चाहे तो डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। मोनार्की में ये पावर नहीं है लोगों के पास में। हमने बोला कि हमारे बिहाफ पे कोई डिसीजन लेगा, ठीक है, लेकिन अगर हमें उसका डिसीजन पसंद नहीं आता है, ठीक है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज़ किया उसने हमारे लिए डिसीजन बनाए, हमने उसे चूज़ किया, पर अगर हमें उसका डिसीज़न पसंद नहीं आता है, उसकी पॉलिसी हमें पसंद नहीं आती और हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। मोनार्की में जब एक राजा या रानी कोई डिसीजन लेता है तो वो लोगों से नहीं पूछता है, ठीक है, ना लोग उसे चूज़ करते हैं। ठीक है, वो डिसीजन लेता है अपने बिहाफ पे और इम्प्लीमेंट करता है अपने बिहाफ पे। अगर लोग उससे सहमत नहीं है उस पॉलिसी से, उस डिसीजन से, तो भी लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है मोनार्की और डेमोक्रेसी में। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे 9th क्लास में, लेकिन अभी इतना काफ़ी है। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ये हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गई है। ठीक है, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए, और अभी भी बहुत वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज़ में ये अचीव नहीं हो पाया डेमोक्रेसी। ठीक है, जनता का राज डेमोक्रेसी, कि जहाँ पे लोगों के द्वारा, लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट चुनी जाए तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका हो, पीपल का। ठीक है, पीपल का रोल हो जहाँ पे, जिस कंट्री में कि लोग वोट देंगे, लोग चूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को पूरे फेयर मैनर में, फेयर मतलब बिना किसी बोल सकते हैं झोलमाल के ठीक है, चूज़ किया जाए एकदम सही तरीके से, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना एकदम फेयर मैनर में।
लोगों के द्वारा, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि हमने हमारे लिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है, हम खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट जाके कोई डिसीजन नहीं लेते, लेकिन कोई हमारे लिए लेता है जिसको हमने चूज़ किया है। ठीक है, कोई पर्सन जो है वो हमारे लिए डिसीजन लेता है, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे बिहाफ पे जो है वो डिसीजन लेता है। इसे कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। देखो यहाँ पे एक दिया गया है स्टोरी कि यूरोप जो है और यूएसए में वुमेंस को और जो गरीब लोग थे उन्हें एक समय था जब बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा अब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए, कि उनके पास में राइट टू वोट भी नहीं था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हमारी सोसाइटी में पहले के समय में, यूएसए और यूरोप में। इवन हमारे इंडिया में भी पहले ऐसे ही था जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उसके पहले। तो यूरोप और यूएसए की जो स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि वहाँ पे वुमेंस और जो पुअर लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, फाइट किया। ठीक है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब इनका जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा फैला, बहुत स्ट्रेंथन हुआ, बहुत मजबूत हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और इसके बाद में जो है वो यहाँ पे कंट्रीज़ ने, यूएसए और यूरोप ने राइट टू वोट दिया था। देखेंगे पूरी स्टोरी। देखो, सफ़रेज का मतलब होता है राइट टू वोट। हमें चाहिए राइट टू वोट कि हमें भी पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम भी तो नागरिक हैं ना, भले ही वुमन है, पुअर है, हमारी भले ही अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, वेल्दी नहीं है, लेकिन ह्यूमन तो है। ठीक है, हम भी तो इसी कंट्री में रहते हैं, इसी कंट्री की टेरिटरी के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके की जो जब आवाज़ जब इन्होंने उठाई वुमेंस ने और पुअर ने, ठीक है, उसे बोला गया सफ़रेज, वुमन सफ़रेज मूवमेंट। वुमन सफ़रेज मूवमेंट, सफ़रेज का मतलब होता है कि राइट टू वोट, कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए, हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके का इस वुमेंट को बोला गया, मूवमेंट को, कि वुमन सफ़रेज मूवमेंट। देखो, वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि जो बहुत सारे मैन थे वो इस लड़ाई झगड़े से दूर थे, क्योंकि ऑफ दिस वुमेन आर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। पहले क्या किया जाता था कि जो मैन काम करता था ना, वो कहा जाता था कि वुमन नहीं कर सकती। ठीक है, एक स्टीरियोटाइप इन लोगों ने क्रिएट करके रखा कि वुमन जो है वो काम नहीं कर सकती जो मैन कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकती, उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है इतनी। बट बाद में जब ये मूवमेंट जो है वो निकल के आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और इस तरीके की जब वुमन ने अपनी आवाज़ उठाई तो लोगों ने समझा कि हाँ, वुमन भी जो है वो कैपेबल होती है, उनके पास में भी राइट टू वोट होना चाहिए, उनके पास में भी डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए कि वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। ठीक है, उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। फिर बाद में अमेरिका में इसके लिए बहुत सारी जो है वुमेन को जो भी सफ्रेगेट्स थे, मतलब कि जो भी इस मूवमेंट के लिए हाथ खड़ा कर रहे थे, ठीक है, या इसमें भाग ले रहे थे, उनको जेल में भी डाला गया, इम्प्रिजन भी किया गया। ठीक है, बहुत सारी भूख हड़ताल भी हुई। फिर बाद में 1920 में इनको, वुमन को राइट टू वोट मिला अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1920 में, और यूके में 1928 में। यहाँ से 8 साल बाद यूके में मिला वुमन को राइट टू वोट। इस तरीके की इनकी जो है मूवमेंट वो एंड होता है। ठीक है, इनकी जो लड़ाई थी वो ऐसे ख़त्म हुई। यहाँ पे बात हो रही है कि डिसीजंस, रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीजन लेता है पूरी पॉपुलेशन के लिए। फिर गवर्नमेंट जो है वो तब तक गवर्नमेंट नहीं कहलाती जब तक वो अलाउ न करे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तुम्हें सबको पता होगा, बचपन से तुम पढ़ रहे हो, बट मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो अडल्ट है 18 ईयर से अबाव, जो भी लोग होते हैं, मैन है, वुमन है, जो भी है, तो उनको अलाउंस है कि वो वोट दे सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर अबाव अडल्ट जो हैं उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार है, तो उसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। जब तक ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा तब तक क्या है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी यार, उसको हम गवर्नमेंट कैसे कहेंगे? इस तरीके की हमारे इंडिया में ये है। ठीक है, 18 ईयर का क्राइटेरिया है। चलो,
यहाँ पे दिया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो है हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जैसे यूरोप और यूके में देखने को यूरोप यूके और यूएसए में देखने को मिली हमें कि स्मॉल माइनॉरिटी जो है सिर्फ उनको वोट देने का अधिकार था। वो साथ में मिलते, डिसीजन लेते, पूरी कंट्री का जो है किस्मत डिसाइड करते कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। राइट देने का अधिकार सिर्फ उनको था, कुछ स्मॉल माइनॉरिटी लोगों को, बाकी तो उनका तो कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। और महात्मा गांधी ने भी अपने एक बुक है यंग इंडिया, एक जर्नल है यंग इंडिया, इन्होंने लिखी है महात्मा गांधी ने 1931 में। इसमें भी ये मेंशन करते हैं कि मैं उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ कि कोई मैन को वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है, किसी भी पर्सन को वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास में उतनी वेल्थ नहीं है। ठीक है, ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ है, ये इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया है। चलो चैप्टर इतना ही था कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट के 3 लेवल है, ये याद रखना। एक नेशनल लेवल पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे काम करती है, एक लोकल लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। और नेशनल लेवल पे पूरी कंट्री का ध्यान रखने का काम, स्टेट लेवल पे सिर्फ स्टेट का और लोकल लेवल पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है डिसीजन लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना लोगों के हित के लिए। ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आ सकते हैं वो सब। कुछ एग्जांपल दिए हमने यहाँ पे इस चैप्टर में, जैसे कि हमने देखा है यूके और यूएस का एग्जांपल कि वहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो राइट टू वोट नहीं था, वुमेन्स और जो गरीब लोग थे। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले से सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई है इस चैप्टर में कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। उसका मतलब होता है कि 18 ईयर से अबाव जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको राइट टू वोट है, मतलब वो अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, वो जिसे भी चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बस चलो, धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपका चैनल, ताकि और भी चैप्टर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ सजेस्ट मी सम सजेशन कि जो भी मैं अपने वीडियो में कुछ नया क्रिएटिव कर सकती हूँ कि आपको आसानी हो अंडरस्टैंडिंग में। थैंक यू।